हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए ईबीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को लेकर आया हूं। और ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। मैंने आप लोगों से बोला था कि हम आप लोगों को जो रीड और संविदा जब तक नहीं हो जाती तब तक आप लोगों को इसी तरह के टेस्ट पेपर लाते रहेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहें हमसे। और अभी तक आपने जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्न उत्तरी। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। जो सौरमंडल का सब सर्वाधिक ग्रह है वो बताना है कौन सा है। बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है कि पृथ्वी ग्रह है। बताइए कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि मतलब जो संविदा वर्ग 3 है या फिर चाहे वो रीट हो, रीट में अलग से टॉपिक जुड़ा हुआ है, अंतरिक्ष भी जुड़ा हुआ है और जो क्या बोलते हैं इसका अपने सौरमंडल, ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ है जो टॉपिक। तो इसी दोनों टॉपिक के मैंने जितने भी क्वेश्चन बने कि हाँ ये टेट परीक्षा में पूछे गए हैं और जो जो प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं को मैंने शामिल किया है। तो आज सिर्फ दो ही ऐसे जो मैंने उठाए हैं अध्याय, एक दो जो अपना सौरमंडल है, सौरमंडल से संबंधित जितने भी प्रश्न बने कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हैं उनको शामिल किया है। और जो अंतरिक्ष है तो अंतरिक्ष को भी इसमें शामिल कर लिया है, क्योंकि दोनों से प्रश्न आने ही आने हैं। तो बताना है, हमारा जो आज का पहला प्रश्न है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह बताना है कि कौन है जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है, ठीक है। तो बताइए सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल, तो बताइए पहले तो ये भी बताइए कि सौरमंडल की खोज किसने की थी, किसने बताया था सबसे पहले सौरमंडल के बारे में। फिर उसके बाद में गर्म ग्रह का भी बताना है कि गर्म ग्रह कौन सा है, ठीक है। और सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं, तो सौरमंडल का मुखिया बोलते हैं सूर्य को, ठीक है। आप ये मतलब ये फैक्ट आप लिख सकते हो कि सौरमंडल का जो मुखिया है तो उसे क्या बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं, ठीक है। और जो सौरमंडल है, सौरमंडल में पहले कितने ग्रह हुआ करते थे, 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में अभी कितने हैं, 8 ग्रह हैं। 2006 में जो एक ग्रह हुआ करता था हमारा जिसको प्लेटो बोलते थे, उसको 2006 में समाप्त कर दिया, मतलब ग्रहों की श्रेणी से निकाल भी दिया है, ठीक है। और सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी, कॉपरनिकस के द्वारा सौरमंडल की खोज की गई थी। और सौरमंडल में सूर्य है ना जो, उसका मुखिया भी माना जाता है, ठीक। ये आप जो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप इनको याद रखेंगे। लेकिन अभी प्रश्न में क्या पूछा गया है कि गर्म ग्रह कौन सा है। तो गर्म ग्रह बताना है कि गर्म ग्रह कौन सा है, बुध है, शुक्र है, मंगल है कि पृथ्वी है। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए मैंने आप वो भी याद रखिएगा और इस प्रश्न का आंसर भी बताना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह बोला जाता है, ठीक है। और ये मतलब गर्म ग्रह क्यों बोला जाता है ये मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इन्हीं से संबंधित आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आप मतलब आगे प्रश्न इन्हीं से संबंधित पूछा गया है। तो वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे, इतने फैक्ट जो सौरमंडल से संबंधित मैंने बताए हैं। अगर मैं चाहता तो सभी क्वेश्चनों सबको क्वेश्चन बना लेता, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया क्योंकि सभी को पता होते हैं, लेकिन क्या होता है हम उनको भूल जाते, रिवाइज नहीं करते, तो इसलिए मैंने उनको एक बार दोहरा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इवनिंग स्टार ग्रह किसे कहते हैं, इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है, इवनिंग स्टार। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो कोई वो है ही नहीं है, सबको पता होगा कि किसको बोले थे, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, या तो इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा भी इसे ही बोले जाते हैं, किसको, शुक्र ग्रह को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह को बोलते हैं इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार, ठीक है। आगे देखेंगे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि क्या है मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है, लाल ग्रह भी बोलते हैं। अब ये लाल ग्रह क्यों है ये भी पता होगा आप लोगों को, नहीं पता तो जान लीजिए। ये आयरन ऑक्साइड की वजह से क्या होता है, इसका रंग कैसा है, लाल है, ठीक है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, अगर आपको नहीं पता है तो 2 उपग्रह भी हैं। और उपग्रहों के आप नाम नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो डीमोस और फोबोस, ये उसके क्या हो गए, उपग्रह हो गए, ठीक है, जो मंगल ग्रह के हैं। उसके बाद क्या है जो हमारा है, हाँ अगर शुक्र ग्रह है और बुध ग्रह, तो इस शुक्र और बुध का कोई भी मतलब उपग्रह नहीं है, आप ये भी याद रखेंगे। एक शुक्र हो गया और दूसरा कौन सा, बुध, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक। आप ये भी याद रखेंगे। उसके बाद क्या है,
बृहस्पति। तो बृहस्पति के बारे में आप याद रखेंगे, ये आकार में सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है वो बृहस्पति ग्रह, ठीक है। और ये मतलब इसके जैसे उपग्रह पूछे जाएँ कि बृहस्पति के उपग्रह कितने हैं, तो इसके उपग्रह कितने हैं, 79 उपग्रह है, ठीक है। आप इसको मतलब जितने भी फैक्ट में बताया जा रहा हूँ इनसे मतलब किसी से भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो आप प्लीज़ हर जो भी मैं बता रहा हूँ आप उसको अच्छे से सुने और हो सके तो आप इसको नोट भी करें, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ज़रूर नहीं कि वह यही पूछे कि इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, वो मंगल ग्रह पूछ लेगा, मंगल ग्रह का घूर्ण पूछ लेगा, शुक्र ग्रह के बारे में, किसी के बारे में भी कोई भी नॉलेज हमसे पूछ सकता है, ठीक है। और ये मतलब इसका जैसे बृहस्पति का जैसे पूछा जाए कि इसका जो रंग है तो कैसा होता है, तो वो पीला होता है, ठीक है। आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नहीं तो आप उसको बोले कि सर इसमें रंग पूछा तो आपने रंग नहीं बताया, तो इसलिए मैं सब भी बता दे रहा हूँ। मैंने पहले बहुत अच्छे से डीपली में समझा रखा है, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ में बताते जा रहा हूँ। लेकिन ये भी किसकी वजह से पीला, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो ये इस किसकी वजह से, SO2 के कारण ये पीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। और ये पूछे कितना बड़ा है, तो मतलब जितने भी ग्रह हैं सबसे बड़ा ये है, ये बृहस्पति सबसे बड़ा है। और अपनी पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो 11.2, कितना 11.2% ये अपनी पृथ्वी से बड़ा है, ठीक है। तो आप एक एक फैक्ट को याद रखेंगे, नहीं तो आप सोचो कि हम मतलब इतना ही बोल दिया तो मतलब इसी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए हमसे, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। और किसी के बारे में जान लेते हैं, जैसे हाँ मान लो शनि, शनि के बारे में भी जान लेते हैं कि जो हमारा शनि ग्रह है, इसके लिए चलो आगे समझाते हैं, क्योंकि नहीं तो आप बोलोगे एक ही क्वेश्चन में इतना डीपली पढ़ा रहे हो सर, तो आगे देख लेंगे। आगे चलते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को समझाना नहीं, हर एक एक क्वेश्चन को बताना है कि आप कहाँ पर गलती कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम बार बार उसे रिवाइज नहीं करते तो भूल सकते हैं। आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है, इनमें से बताना है कि कौन सा ग्रह नहीं है। क्या चंद्रमा ग्रह नहीं है, पृथ्वी ग्रह नहीं है, मंगल ग्रह नहीं है, या बुध, कौन सा ग्रह नहीं है बताइए। सभी को पता होगा। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा है उपग्रह, और वो भी किसका उपग्रह है, पृथ्वी का, ठीक है। आपको ये सभी को पता होगा कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसका वो कौन, उसका नाम क्या है, चंद्रमा, ठीक है। और जैसे पूछा जाए कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो सेलोनोलॉजी बोला जाता है चंद्रमा के अध्ययन को, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और आपसे मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, अब जैसे इनके घूर्ण काल के बारे में भी पूछा जा सकता है, ज़्यादातर मतलब घूर्ण काल पर भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार इनका जितने भी है मतलब इसमें दिए हैं उनके घूर्ण काल भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप चाहें तो उसे एक नोटबुक ले लें और उसमें नोट भी करते जाएं। तो सबसे पहले देखेंगे घूर्ण काल, जैसे पृथ्वी का घूर्ण काल, तो इसको ये तो सभी को पता होगा कि पृथ्वी मतलब 24 घंटे मतलब एक दिन में अपनी जगह पर घूम के वापस आ जाती है। लेकिन पूछा जाए अगर सूर्य का चक्कर, मतलब इसको बोलते हैं परिक्रमण काल, तो परिक्रमण काल कितने 365 दिन में कर पाता है, ये होगा अपना पृथ्वी। उसके बाद क्या है, जैसे कि है बुध ग्रह, तो बुध ग्रह के बारे में जान लेंगे कि बुध ग्रह कितने दिन में घूर्ण कर पाता है। तो बुध ग्रह कर पाता है 59 दिन, 59 दिन में क्या करता है, घूर्ण कर पाता है, मतलब अपने एक स्थान पर मतलब घूम के आ पाता है। और ये इसका परिक्रमण काल पूछा जाए कि सूर्य का परिक्रमण कितने दिन में करता है, तो ये 88 दिन मतलब 88 दिन में कर पाता है। उसके बाद कौन सा है, जैसे मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह के बारे में पूछा जाए कि मंगल ग्रह कितने दिन में घूर्ण करता है, तो ये 687, ये भी आप याद रखेंगे, 687, ठीक है। ये आपको याद कर लेंगे कि मतलब कौन सा ग्रह कितने दिन में घूर्ण काल या फिर परिक्रमण काल कर पाता है, तो इसलिए मैंने सभी का बता दिया, ठीक है। आगे देखेंगे, एक ही क्वेश्चन को इतना डीपली पढ़ लिया कि मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमारा यही उद्देश्य है, ठीक है। आगे देखेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो का पूरा नाम बताना है कि इसरो का पूरा नाम क्या है। तो बताइए क्या होगा इसरो का पूरा नाम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफिस, फिर इंडियन स्टेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या इनमें से कोई नहीं। बताना है कि क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका, इसरो का नाम है, ठीक है। अब इसरो से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको जान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे पूछा जा सकता है कि इसरो की स्थापना कब की गई थी। देखो क्वेश्चन कहीं से भी बना के पूछा जा सकता है कि इसरो की स्थापना कब की गई थी, तो इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। लेकिन
पूछा जाए कि किसने की थी इसकी मतलब, तो विक्रम एस साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। उस टाइम ये अध्यक्ष थे उसके, ठीक है। और इसका पूछा जाए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु। अब बेंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर, ठीक है। आप ये भी याद रखेंगे। लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है इसरो के, तो ये सभी को पता होगा, नहीं पता तो लिख लें आप। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है के शिवान, ठीक है। तो आप ये इतने फैक्ट को पूरों को याद रखेंगे। मैं हर चीज़ लिख के नहीं बता सकता, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, क्योंकि अगर मैं लिखने बैठ जाऊंगा तो और भी अधिक टाइम लग सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। बताना है आप सभी को, कहाँ पर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कहाँ पर स्थित है। जैसलमेर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटका या हरिकोटा आंध्र प्रदेश। बताइए कहाँ पर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो सभी को पता होगा कि कहाँ पर है ये, ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर है, हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सतीश अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, हरिकोटा में। और जैसे और भी पूछ लेंगे, जैसे विक्रम ए साराभाई कहाँ पर है, तो जो विक्रम ए साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये तिरुवनंतपुरम में है। और ये तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है, केरल के अंदर है, ठीक है। तो आप ये मतलब पूरे फैक्टों को याद रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हमसे, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादातर पूछा जाता है सतीश धवन, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो ये हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद में एक और पूछा जाता है कि विक्रम ए साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो ये तिरुवनंतपुरम के अंदर है। और तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है, केरल के अंदर है, ठीक है। आगे चलेंगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। अब सभी को बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिपदा। आगे देखेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे थोड़ा सा। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। बताना, आप सभी को बताना है कि रॉकेट वुमेन, वुमेन याद रखना है, ये थोड़ी, ये मैन और वुमेन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है क्या, एम विनीता, दूसरा ऑप्शन है रितु करिथल और गीता जैन, और इनमें से कोई नहीं। किसको जाना जाता है, आप सभी को पता होगा, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, तो सभी को पता है। जैसे रॉकेट वुमेन इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी, रितु करिदल को, ठीक है। लेकिन जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि रॉकेट ये वुमेन है, जैसे आपसे जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो अपने के सिवान है, ठीक है, जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। आगे देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। अब चंद्रमा पर जो कदम रखा था प्रथम व्यक्ति, उनका नाम बताना है। तो इसका सही क्या आंसर होगा कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले सबसे प्रथम मतलब पहले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। और जैसे के सबन ये हैं जो अपने के सबन है, इनको क्या मतलब सॉरी, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये बता दिया। और जैसे ऋतु करिदल है, इनको क्या नाम से जाना जाता है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है, अभी बता के मैंने अभी आया हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी। बताइए कि डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, बताना है आप सभी को। क्या 1952 में, 1954, 1970 या फिर 1958, बताना है, सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1958 में की गई थी डीआरडीओ की स्थापना। अब जैसे पूछा जाए कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, या डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, या डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो आप वो भी नोट कर सकते हैं कि जो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है, तो वो भी लिख लेंगे आप, डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप ये नोट कर लेंगे, क्योंकि पूछा भी गया है कई क्वेश्चनों में कि डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, तो 1958। और डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म है तो वो क्या है, तो डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो इसका मुख्यालय है तो वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में, ये आप लिख सकते हैं, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और जैसे पूछा जाए कि इसके जो अध्यक्ष हैं तो वो कौन है, जी सतीश रेड्डी, ठीक है। सतीश रेड्डी, फैन की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नहीं चलता, इसकी वजह से मैं नहीं लिखता, बोल के इसीलिए बता देता हूँ, हर चीज़ लिख के भी नहीं बताई जा सकती, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन है,
जी सतीश रेड्डी है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन को चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो 10वां क्वेश्चन है, कि आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा चंद्रमा पर कदम कब रखा गया था, बताइए। इसमें तो कुछ वैसा है ही नहीं है, इसको तो सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको मैं सीधा टिक करे दे रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। 21 जुलाई 1970 को जो अपने आर्मस्ट्रॉन्ग है, इन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, इसमें सन याद करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत की प्रथम अंतरिक्ष महिला कौन थी, बताना है कि कौन थी। क्या नरगिस दत्त थी, प्रतिभा पूरी थी, बछेंद्री पाल या फिर कल्पना चावला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कल्पना चावला। लेकिन आपसे बछेंद्री पाल के बारे में पूछा जा सकता है कि मतलब अगर इसमें ऑप्शन में है तो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये बछेंद्री पाल है तो इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बछेंद्री पाल हैं, ये पहली और भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जो 1984 में, कब, इसको देखेंगे, बछेंद्री पाल को देख रहे हैं, जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, और ये कहाँ की थी, भारत की थी। ये आपको याद रखना है, कब चढ़ी थी, 1984 में। जैसे पूछा जाए कि जब चढ़ी थी तब ये भारत की मतलब विश्व की कौन से नंबर की थी, तो ये 5वें नंबर की थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बछेंद्री पाल को मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं से भी, तो वो ऑप्शन में था इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आगे देखेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष राकेश शर्मा अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कब गए थे। जो अपने अंतरिक्ष में गए थे राकेश शर्मा, तो उसका आपको डेट बतानी है, सन बताना है कि किस वर्ष में गए थे। अप्रैल 1986, अप्रैल 1987, अप्रैल 1984 या फिर अप्रैल 1982, बताइए कब गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अप्रैल 1984 में गए हुए थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। अभी मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, जब सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन था, सॉरी दूसरा क्वेश्चन था इसरो के बारे में, उसमें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था। तो ठीक है, बताइए कि किसकी अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विक्रम ए साराभाई। ठीक है, और कब बताया था, ये 1900, इसको लिख ही लेंगे क्योंकि ये टाइम तो हमेशा आप लोगों को घुमाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, ये मतलब इसमें इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1969 में। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताना है। जो हमारा प्रथम कृत्रिम उपग्रह है उसका नाम क्या है। भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या इनमें से कोई नहीं है जो कि प्रथम उपग्रह है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आर्यभट्ट। ठीक है, ये आर्यभट्ट था जो कि कृत्रिम उपग्रह नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र का नाम बताना है। बताइए, धनुष, नाग, त्रिशूल या पृथ्वी। इनके तो नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुने होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इनको मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत गर्व की बात है हमारे जो ये बनाने वालों के लिए, हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। बताइए, चलिए, धनुष क्या होता है, नाम सुना है कभी, इसकी मार कितनी है, जो कि धनुष है इसकी मार बताना है कितनी है। तो ये कहाँ से ज़मीन पर इसकी दूरी कितनी, 150 किलोमीटर की मार के लिए ये बनाया गया था। क्या इसका नाम क्या रखा गया था, धनुष। और ये भी याद रखना है कहाँ से ज़मीन पर 150 किलोमीटर की दूरी के लिए। उसके बाद में क्या है, त्रिशूल है। ये त्रिशूल है तो ये कहाँ से, ज़मीन से हवा में वार करने के लिए, ये याद रखेंगे। जैसे धनुष का पूछा जाए तो धनुष कहाँ के लिए है, धनुष जमीन से ज़मीन पर वार करने के लिए, लेकिन कितना किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी के लिए। और उसके बाद जैसे त्रिशूल है तो त्रिशूल के लिए कहाँ, ज़मीन से हवा के लिए फायर करेंगे, हवा के लिए वार करने के लिए ये त्रिशूल की जो त्रिशूल बनाया गया। ठीक है, उसके बाद में क्या है, जो हमारा पूछा गया था क्वेश्चन में आंसर है, जो हमारा भारत के टैंक भेदी कौन क्या है, नाग, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का जो टैंक भेदी शास्त्र है उसका नाम क्या है, नाग है। उसके बाद में पृथ्वी के बारे में ये भी ऐसे ही है, जो ज़मीन से ज़मीन पर वार करता है, लेकिन इसके ये वो
3 वो बनाए हुए हैं, ठीक है। ये एक ही है जो 150 किलोमीटर के लिए बस बनाया गया है, लेकिन इसमें 3 उसमें बांटा गया, ठीक है। एक मतलब अलग है, इसकी मतलब कितना 150 किलोमीटर की समथिंग है, इसकी 250 किलोमीटर, और इसकी है जो 600 किलोमीटर समथिंग है, ये तीनों हो गया, ठीक है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया था कि भारत के टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है, तो वो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसका सही आंसर है ये नांग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बी, ये जो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1 मिनट पे, हाँ नांग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया था, नाम बताना है कि ऐसा कौन सा जो अंतरिक्ष यात्री था उसने अंतरिक्ष के साथ साथ में चंद्रमा पर भी भ्रमण किया था, किसने भ्रमण किया था, नाम बताना है उसका। क्या एलन शेफर्ड थे, स्कॉट केली थे, सैली राइड थे, या फिर कल्पना चावला थी, बताना है, नाम बताना है कि किसने किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। और ये अंतरिक्ष से संबंधित ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एलन शेफर्ड। ये इन्होंने क्या किया था कि अंतरिक्ष के साथ साथ चंद्रमा पर भी ये घूम के आई थी, सोचा होगा चलो यार चलते हैं घूम के आते हैं, उसके बाद में ये फिर आ गई थी, ठीक है। आगे देखेंगे जो हमारा आज का 17वां क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी। अब ठीक से क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन को घुमाया भी गया है, लेकिन आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। जो आप लोग समझ रहे होगे कल्पना चावला, तो ये प्रथम बार नहीं, ये द्वितीय बार ये इनका जो मतलब क्या बोलते हैं जिससे ये गई थी वो विस्फोट हो गया था, ठीक है। और ये इसमें क्या पूछा जा रहा है कि पहली बार में, तो पहली बार कौन थी, ये ऑप्शन नंबर 1 व्लादिमीर थी ये, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कल्पना चावला तो ये जो दूसरी बार गई थी, ठीक है। पहली बार तो ये वापस आ गई थी हंसी खुशी, लेकिन दूसरी बार इनका जो क्या बोलते हैं जो जिससे ये गई थी वो, उसका नाम नहीं आ रहा किससे गई थी, वो ध्वस्त हो गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। हाँ, किसने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ, ये तो सभी को पता होगा, कोई बताने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि कल्पना चावला ऐसी हैं जो बहुत इनसे प्रश्न बनते हैं, तो कहीं से भी प्रश्न बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने कल्पना चावला के थोड़े एक्स्ट्रा प्रश्नों को शामिल कर लिया। किसने कहा था, कल्पना चावला ने कहा था कि मैं सिर्फ अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ और अंतरिक्ष के लिए ही मैं प्राण दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी, तो वही हुआ। आगे देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत से लोग गलती करते हैं कि उसमें वो इसरो की बता देते हैं कि इसरो की स्थापना जिस वर्ष हुई थी, तो वही बता के सीधा 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 ऑप्शन क्या लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 1972। क्या पूछा जा रहा है, भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो अंतरिक्ष विभाग की अगर पूछा जा रहा है तो 1972 में। लेकिन जैसे पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना, तो उसका सही आंसर फिर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर इसका सही आंसर फिर हो जाएगा 1969, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये है 1972, ठीक है। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और फिर उसके बाद में आंसर दें। आगे देखेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा मंगलयान को किस वर्ष विकसित किया गया था। ये विकसित नहीं है, सॉरी, ये प्रेक्षेपित है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग हो गई है, मिस्टेक हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे प्रेक्षेपित है, आप इसको प्रेक्षेपित पढ़ेंगे, ठीक है। मैं टाइम लिख नहीं रहा क्योंकि अब टाइम लग जाएगा और वैसे भी बहुत स्लो चल रहा। तो भारत द्वारा मंगलयान को किस वर्ष प्रेक्षेपित किया था, जो मंगलयान चालू किया था ना, मंगलयान अभियान हुआ था, वो सॉरी मंगलयान अभियान की बोल दिया, मंगलयान जो गया था वो कब प्रक्षेपित किया गया था, वर्ष 2009, 2010, 2013 या फिर 2018। तो सभी को पता होगा, ये तो हमें वैसे याद रखना पड़ेगा, इसको कुछ समझने की तो कोई बात है नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कब किया गया था, जो 2013 में किया गया था, मंगलयान था अपना, ठीक है। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है कि इनको हमें बार बार रिवाइज ही करना पड़ता, नहीं तो हम ये भूल ही जाते हैं। आप हो सके तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें, ठीक है। जैसे वीडियो ख़त्म हो उसके बाद में आप शुरू से कर देंगे तो आपको ये आप दिमाग में हमेशा के लिए बने रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान फर्स्ट के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष बताना है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि मान लो कि आप मतलब
आने ही आने हैं, तो आप इनको अच्छे से देख ही लें। आपको जो आपके टॉपिक में जुड़ा हुआ है ना अंतरिक्ष, तो आप इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा और आपको कहीं से क्वेश्चन बाहर से नहीं जाना है ढूंढने के लिए। आपको ईवीएस की तो गारंटी आप मुझे पे छोड़ दो, ठीक है, ईवीएस मेरे भरोसे चलो। चंद्रयान के प्रक्षेपण की समय बताना, अध्यक्ष कौन थे इस समय? के कस्तूरी रंगन, के राधा कृष्णन, एस किरण कुमार या फिर के सिवन? बताइए कौन थे उसके अध्यक्ष, बताना है आप सभी को। सही आंसर क्या होगा? चंद्रमा फर्स्ट है, ये भी आपको मतलब दो हुए थे ना, तो चंद्रयान जो फर्स्ट बोला जा रहा है उसके समय के पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चंद्रयान फर्स्ट के समय कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 के कस्तूरी रंगन। लेकिन जैसे चंद्रयान 2 का पूछा जाता तो उसके कौन थे? के सिवन थे, ठीक है। आप ये भी याद रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था वो मैंने आंसर दे दिया। आगे देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गार्गिन किस देश के निवासी थे? ये भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, अभी पूछा गया था शायद 2018 नहीं 2013 में पूछा गया था ये, ठीक है। तो बताना है कि कौन थे यूरी गार्गन, किस देश के निवासी थे? रूस, चीन, यूएसए, फ्रांस। तो सबसे पहले कहाँ के गए थे? रूस के, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यूरी गार्गन किस देश के निवासी थे? रूस के निवासी थे, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। विश्व के कुल कितने देशों के पास अंतरिक्ष से संबंधित एडवांस तकनीक है? अब ये तकनीकों के बारे में बताना है कि विश्व में कितने देशों के पास में एडवांस तकनीकी है। 6, 8, 19 और फिर 32, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ 6 देशों के पास में एडवांस तकनीकी हैं। अब उनके नाम भी आप लोगों को याद रखने होंगे, आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि अब वो 6 देशों, हो सकता है नाम भी पूछ ले, और नाम वैसे नहीं पूछे तो अब ये भी पूछ सकते हैं कि नासा कहाँ की एजेंसी है, जॉक्सा कहाँ की एजेंसी है, और इसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ, रॉप्सा कहाँ की एजेंसी है, ये भी पूछ सकते हैं। तो आप इनको थोड़ा सा याद रखेंगे। जैसे चाइना की एजेंसी का नाम क्या है, मैं इस पर थोड़ा सा टाइप कर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। जैसे चीन की पूछा जाए तो चीन की क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं CNSA, ये आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें, ठीक है। CNSA ये कहाँ की हो गई? अपने चाइना की, ठीक है। उसके बाद में जैसे इंडिया की तो सभी को पता होगा, इसरो। जापान की क्या है? जाक्सा, ये आप भूल सकते हैं, वो मैं नोट करवाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को कि आप ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नासा की तो सभी को पता होगा कि नासा कहाँ की है? अमेरिका की, ठीक। तो आप ये याद रख लो, 3 तो ये होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछे जाएंगे। और आपसे हाँ राप्सा पूछ सकते हैं, रसिया की है जो, ठीक है, राप्सा, RFSA, ऐसे पूछेंगे ये आपसे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। तो कितने देशों के पास एडवांस तकनीक है? 6 देशों के पास में, ये 2 हो गए। उसके बाद जैसे कि यूरोपियन के पास भी, अब इस पर जगह नहीं तो मैं लिख देता, ठीक है। और उसके बाद एक अपनी इंडिया है, इंडिया तो सभी को पता होगा, तो ये 6 ही देश हो गए समथिंग, एक ही बस रह गया था लेकिन एक को। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सूर्य एक गैसीय गोला है, तो सूर्य में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को मतलब आगे ही मैंने पहले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज़ वीडियो तो एक ही मतलब मेरा मिस ना करें, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर आपने मतलब हर वीडियो में आपको सबको डीपली में तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हाँ मैंने पहले से पढ़ा दिया है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि देखो सूर्य तो एक गैसीय गोला है, सभी को पता है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर CO2। तो सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है। अब लेकिन पूछा जाए कितनी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 71%, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, कितना पाई जाती है, 71%। पेन नहीं चल रहा, एक मिनट, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है वो 71% पाया जाता है। उसके बाद में जैसे पूछा जाए आपसे हीलियम, तो हीलियम की मात्रा कितनी है? तो पेन थोड़ा सा फिर से मिस्टेक करने लग, तो मैंने ये मतलब थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा था इसलिए मैंने वीडियो को पुश करके लिख दिया है। तो हाइड्रोजन की मात्रा है 71%, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। उसके बाद जैसे हीलियम की पूछा जाए कि जो सूर्य में हीलियम कितनी % मात्रा में पाया जाता है, तो जो है
26.5% पाए जाते हैं, और बाकी जो अन्य गैसें हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो CO2, बाकी ये सब मिला के ये कितनी पाई जाती हैं, 2.5% ये सूर्य के मतलब सूर्य में गैसें पाई जाती है। ठीक है, तो आप इनको याद रखेंगे, मैंने आप फिर से बता दिया इनको। ठीक है, तो देखेंगे अगले जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। अब ये बताना है कि जो ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा दिया गया था, सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम। किसने बताया था, केपलर ने, कि जो ग्रह हैं वो मतलब गति करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से हरा गैस मतलब हरा ग्रह कौन सा है, मतलब अब हरा ग्रह पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रह हरा ग्रह है, बताना है। मैंने बोला था ना आपसे कि ग्रहों संबंधित भी मतलब ग्रहों से कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन से गैस का रंग कैसा है, कितने दिन में वो घूर्ण करता है, कितने दिन में वो परिक्रमा काल है उसका, ये आपको सभी फैक्ट याद रखना है। तो मैंने हर वीडियो में बताने की कोशिश की, अधिक से अधिक आप अगर देखेंगे ना तो उनमें सबको मैंने एक बार समझा के रखा है। ठीक है, तो बताइए किसका ग्रीन ग्रह या फिर हरा ग्रह कौन है, बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर अरुण, बताना है, सही आंसर बताना है। तो बृहस्पति हो सकता है, शनि, मंगल या फिर अरुण। तो हरा कौन सा है, अरुण ग्रह। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है अरुण ग्रह। तो ये हरा क्यों है, ये मीथेन के कारण, यहीं पे लिखा भी है कि किसके कारण है, ये मीथेन के कारण। ठीक है, अब जैसे पूछा जाए बृहस्पति, तो बृहस्पति का रंग पूछ लेता है कि मतलब बृहस्पति का कैसा रंग है, तो ये पीले रंग है। ठीक है, अब ये किसकी वजह से है, तो SO2 की वजह से ये पीला है। उसके बाद जैसे शनि, तो शनि का रंग कैसा है, काला, और किसकी वजह से, NO2 के कारण। जैसे मंगल, तो मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना था, ये लाल क्यों है, तो इसका भी सभी को पता होगा कि ये आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल ग्रह कहलाता है। ठीक है, आप ये अच्छे से याद रखेंगे। अब इनमें मतलब और भी पूछ सकते हैं, जैसे कि घूर्णन मतलब कितने दिन में कौन सा ग्रह घूमता है, तो ये आगे बता देंगे हम, ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो मंगल ग्रह का परिक्रमण काल निम्न में से कितना है, अब ये पूछ लिया है लो, मंगल ग्रह का परिक्रमण काल। अब परिक्रमण काल और घूर्ण काल सभी को पता होगा, अभी मैंने बताया था कि क्या परिक्रमण काल होता है या क्या घूर्ण काल होता है। तो बताइए मंगल ग्रह का जो परिक्रमण काल है वो कितना है, सभी को बताना है। बताइए मंगल ग्रह का परिक्रमण काल कितना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह का पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 687 दिन, ये किसका हो गया, मंगल ग्रह का। ठीक है, अब जैसे ये 88 दिन ये किसका है, ये भी आपसे पूछ लेंगे। ये 88 दिन किसका है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि ये 88 दिन किसका है, ये बुध ग्रह का है, कि बुध ग्रह कितने 88 दिन में घूर्ण कर पाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और भी पूछ सकता है कि बुध ग्रह का उपग्रह, तो मैंने बताया कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। ये 365 सभी को पता होगा, ये किसका है, पृथ्वी का है। ठीक है, अपनी जो पृथ्वी है तो 365 दिन में परिक्रमण काल कर पाता। और 255 किसका है, शुक्र का। ठीक है, तो आप ये चारों फैक्टों को याद रखेंगे कि किसी भी मतलब कुछ भी पूछ ले अपन से, अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आगे देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। अब बताना है कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, अरुण है, शुक्र है, पृथ्वी है कि बुध है। तो किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पहले भी हर बार बताते जा रहा हूँ कौन सा है, बुध ग्रह है जो सूर्य से सबसे निकट ग्रह है, और बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। और उसके बाद में जो अपना पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है, अरुण। तो अरुण ग्रह को अभी बताया था कि कौन सा मतलब ग्रीन मतलब हरा ग्रह भी बोलते हैं। अब किसकी वजह से, मीथेन के कारण। आगे देखेंगे, ऐसे तो किस किस को समझाते हैं। आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य से कितने समय में प्रकाश पहुंचता है, जो पूछा गया है, अभी पूछा गया था 2019 में हुआ था ना संविदा वर्ग 2 में, उसमें पूछा गया था कि जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, क्या 15 मिनट लगते हैं, 1 मिनट 30 सेकंड लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। तो बताइए सही समय क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकंड। ये मतलब 19 परफेक्ट नहीं है, हो सकता है 20 भी आ जाए, 15 भी आ जाए, तो अपन लेकिन इसको याद रखेंगे कि 8 मिनट 19 सेकंड से लेके मतलब 15 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक के रेंज में कुछ भी बता सकते ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे जो हमारा आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि
वो है जो बौना ग्रह किसे कहा जाता है, बौना ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि बौना ग्रह कौन सा ग्रह कहलाता है, क्या अरुण, वरुण, प्लूटो या फिर शुक्र। बताइए बौना ग्रह के ग्रह नाम से किसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्लेटो। प्लेटो को क्या नाम से जाना जाता है, बौना ग्रह के नाम से। क्यों जाना जाता है अभी मैंने बता दिया, क्योंकि पहले 9 ग्रह को मान्यता थी, लेकिन अब कितने हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक है। इसको ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया, 2006 में अलग कर दिया गया। इसको क्या नाम से जाना जाता है, बौना ग्रह से, बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों अलग कर दिया गया, क्योंकि ये अपने उसको जो जो घूर्णकाल है वो अपनी गति से भटक जाता था, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। आप लोग ये ज़रूर बताएं कि वीडियो को मतलब हर क्वेश्चन को मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँ या फिर मतलब फास्ट कर दूं, चाहे कोई भी ऑप्शन हो, एक ऑप्शन जो उसका सही आंसर है वही बता के अपने आगे बढ़ जाओ। आप लोग मुझे प्लीज़ इस बात का कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग बोर हो जाते होंगे मैं इतना डीपली और समझा समझा के पढ़ाता हूँ, लेकिन बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है। इसलिए मतलब क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही पूछ ले कि बौना ग्रह किसे कहते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, शुक्र ग्रह के बारे में, वरुण, अरुण, किसी के बारे में। तो हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।